नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 8 बज रहे हैं। वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। आज जिन खबरों से हम आपको खबरदार करने वाले हैं उनके बारे में हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी सियासी खबर है, यानी कि जगदीप धनखड़ ने क्यों इस्तीफा दिया, सरकार के साथ क्या हुआ, उसकी पूरी टाइमलाइन हमारे पास आ गई है, हम आपको बताएंगे। दूसरी खबर बिहार के अवैध होटलों से जुड़ी हुई है। इस पर एक बहुत बड़ा खुलासा हम आज आपके सामने करने जा रहे हैं। और तीसरी खबर जिससे हम आपको खबरदार करेंगे वो उत्तर प्रदेश के स्कूलों से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश के वो 5000 स्कूल जिन्हें बंद किया जा रहा है और मर्ज किया जा रहा है दूसरे स्कूलों से, इसका क्या असर हुआ ये हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हम खबरदार करते हैं जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के अंदर की खबर से। बड़ी खबर हमारे सामने इस समय आ रही है क्योंकि विपक्ष शुरुआत से कहता रहा कि उसे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, लेकिन यह इस्तीफा अचानक नहीं हुआ है। जगदीप धनखड़ और सरकार के बीच ऐसा काफी कुछ हो रहा था जिसकी वजह से बात यहां तक पहुंची। बड़ी खबर यह है कि जस्टिस वर्मा को लेकर, महाभियोग के प्रस्ताव को लेकर उनका जगदीप धनखड़ का उतावला होना उन्हें भारी पड़ा। आज तक को पता चला है कि जगदीप धनखड़ ने इस मामले में सरकार से जानकारी छिपाई, सरकार की बात नहीं मानी, और यही नहीं, उनके बर्ताव पर प्रधानमंत्री मोदी ने गहरा दुख भी जताया। Mr. Delacroix, you are shouting at the chair. Your conduct is ugliest in the house. You are shouting at the chair. पिछले साल की ही तो बात है जब डेरेक ओब्रायन पर जगदीप धनखड़ को बिगड़ते हुए सारे देश ने देखा। I condemn your action. Next time I will show you the door. How dare you shout at the chair? जगदीप धनखड़ सिर्फ डेरेक ओब्रायन को डांटने तक नहीं रुके, वो इस बात से इतने आहत हुए कि सदन से उठकर चले गए। तो आज मैंने देखा है जिस तरीके का व्यवहार सदस्य ने किया है, शारीरिक रूप से किया है, जिस तरीके का व्यवहार इधर से भी हुआ है, मैं कुछ समय के लिए यहाँ बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा। मैं दुखी मन से पिछले साल जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के चेयरमैन की कुर्सी क्यों छोड़ी थी, इसका जवाब तो उन्होंने ही दिया था, लेकिन उन्होंने हमेशा के लिए इस कुर्सी का त्याग क्यों किया, ये अब भी बड़ा सवाल है। यदि अगर मैं वकील नहीं बनता तो कहीं न कहीं एक्टिंग जरूर करता। धनखड़ और सरकार में मतभेद हो गए थे। इसकी वजह जस्टिस वर्मा को लेकर, महाभियोग के प्रस्ताव को लेकर उनका उतावलापन था। लेकिन क्या उनके इस्तीफे की एक बड़ी वजह विपक्षी नेताओं से बढ़ती नजदीकियां थी? मेरे को भी माननीय खड़गे जी से प्रेरणा मिल गई और मेरे में भी कुछ शायद जाग गया। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। विपक्ष से धनखड़ की बढ़ती नजदीकियों का अंदाजा सबको था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार और उनके बीच ऐसा कुछ हो रहा था जिसका अंदाजा उनके इस्तीफे के रूप में सामने आया। संसद सत्र शुरू होने के 4-5 दिन पहले किरण रिजिजू ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात कर यह जानकारी दी कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ लोकसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा। उसके बाद यह प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाएगा। सर्वदलीय बैठक समाप्त होने के बाद किरण रिजिजू ने उपराष्ट्रपति को मिलकर यह जानकारी एक बार फिर से दी। सरकार ने लोकसभा के लिए विपक्षी दलों से मिलकर सभी हस्ताक्षर करा लिए, लेकिन इसके बाद धनखड़ ने ऐसा किया कि सरकार के कान खड़े कर दिए। रविवार और सोमवार यानी 20 और 21 जुलाई को विपक्ष के कुछ नेताओं से उपराष्ट्रपति की मुलाकात हुई, जिसमें राज्यसभा से भी जस्टिस वर्मा के खिलाफ प्रस्ताव लाने पर चर्चा हुई। लेकिन उपराष्ट्रपति ने सरकार को ये जानकारी नहीं दी कि विपक्ष ने उन्हें क्या कुछ कहा और वो उनके पास क्या प्रस्ताव लेकर आए थे। सोमवार सुबह ये पता चला कि उपराष्ट्रपति ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से मुलाकात की थी और वो विपक्षी नेताओं के जमा किए गए हस्ताक्षरों को औपचारिक रूप से स्वीकार कर सोमवार को ही सदन में इसकी घोषणा करने वाले थे। इस बीच सरकार की ओर से 3 बार उपराष्ट्रपति से संपर्क किया गया। ये बताया गया कि जो दस्तखत जुटाए जा रहे हैं उनमें सत्ता पक्ष के सांसदों के भी हस्ताक्षर शामिल होने चाहिए। ये एजेंडा सर्वसम्मति से तय हुआ है, ये समझाने के लिए पहली बार जेपी नड्डा और रिजिजू ने मुलाकात की, दूसरी बार रिजिजू और अर्जुन मेघवाल ने मुलाकात की, तीसरी बार अर्जुन मेघवाल ने उनसे अकेले में मुलाकात की। लेकिन उपराष्ट्रपति टस से मस नहीं हुए। उन्होंने ये संकेत स्पष्ट दे दिया कि वो सदन में विपक्षी दलों के सांसदों की सूची पढ़ने वाले हैं। ये संकेत और स्पष्ट तब हो गया जब उन्होंने दोपहर में एक वरिष्ठ कांग्रेस के नेता से मुलाकात की।
सोमवार को अचानक धनखड़ के विपक्षी प्रस्ताव सदन में लेने पर सरकार की एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री समेत कई मंत्री शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने उपराष्ट्रपति के व्यवहार पर गहरा दुख जाहिर किया। इस बीच सरकार ने एनडीए के राज्यसभा सांसदों के हस्ताक्षर भी कराने शुरू कर दिए। एक जस्टिस वर्मा के प्रस्ताव पर और दूसरा प्रस्ताव था अविश्वास प्रस्ताव पर कि अगर धनखड़ नहीं माने तो अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। विपक्ष को लेकर धनखड़ का रुख लगातार नरम हो रहा था। वो एक के बाद एक विपक्षी नेताओं से मिल रहे थे, जिसमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक भी शामिल थी, जिसने विपक्ष को लेकर उनकी नरमी को पुख्ता किया। I know that your heart is very large, but that is that side, not this side. Biologically, heart is on the left side. My heart is this side, sir. लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। सरकार को ये जानकारी मिली थी कि जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बारे में गलत टिप्पणी की थी, जिसकी जानकारी वहां मौजूद कुछ सांसदों ने सरकार को दी थी। सरकार के वरिष्ठ मंत्री के बार बार गुजारिश करने के बावजूद उपराष्ट्रपति ने अपने व्यवहार में बदलाव नहीं किया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस का दौरा भी धनखड़ और सरकार के बीच दूरियां बनाने वाला साबित हुआ। वो भी उपराष्ट्रपति है, इसलिए एक ही पद की वजह से वही जेडी वांस के साथ अहम और बड़ी बैठक करेंगे। जेडी वेंस मामले में सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने जगदीप धनखड़ को फोन करके कहा कि जेडी वेंस भले ही उपराष्ट्रपति हो, लेकिन वो अमेरिका से सरकार के लिए एक बड़ा संदेश लेकर आ रहे हैं। हमें यह भी पता चला कि वो मंत्रियों को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ अपनी फोटो लगाने के लिए फोन किया करते थे। साथ ही उन्होंने अपनी फ्लीट की सभी कारों को बदलने के लिए कई बार दबाव डाला। कैमरामैन अभिषेक के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। संवैधानिक पद, संवैधानिक जिम्मेदारियां, लेकिन क्या वहां पर ये राजनीति का एंगल है? हिमांशु मिश्रा के पास ही सीधा हम चलते हैं, जो जिनकी ये रिपोर्ट भी आपने देखी। हिमांशु, प्रधानमंत्री की तरफ से हालांकि ट्वीट भी किया गया जब जगदीप धनखड़ का इस्तीफा आया, लेकिन अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि केवल एक मुद्दा नहीं बल्कि कई मुद्दे इसके पीछे रहे और एक पूरी टाइमलाइन। देखिए, बिल्कुल एक पूरी टाइमलाइन है। अगर आप देखें तो कई ऐसे मौके आए श्वेता, जब जगदीप धनखड़ की वजह से सरकार को एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ी है। हमने परसों भी बताया था कि चाहे वो शिवराज सिंह चौहान के सामने किसानों के मुद्दे पर उनको उनके ऊपर सवाल खड़े करने हो कि आप जाइए, काम कीजिए, ये किसान क्यों धरने पे बैठे हैं, या आप देखिए कि जितनी समितियां बनी है राज्यसभा की, जो डिपार्टमेंटल पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटीज हैं, उनमें अपने सेक्रेटरीट के यानी वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट के लोगों को अपॉइंट करना, ये तमाम इस तरीके के इश्यूज थे जिसको लेकर विपक्ष कई बार सरकार को जो है वो कटघरे में खड़ा करता रहा कि इस तरीके की चीजें या क्यों हो रही हैं, या अपनी ही तरफ से कई बार आगे बढ़कर उन्होंने जो वक्तव्य दिए वो सरकार को कहीं ना कहीं नागवाजार गुजरते रहे। और यही चीजें जो है अंत आते आते ऐसा हुआ कि जब उन्होंने विपक्षी दलों के सांसदों का जस्टिस वर्मा के खिलाफ प्रस्ताव जो है उसको अडॉप्ट कर लिया और राज्यसभा में बताया कि ऐसा प्रस्ताव उन्हें मिला है, अंतिम फैसला वो कल लेंगे। जब सरकार की तरफ से ये कहा गया कि आपने इसकी जानकारी हमें नहीं दी, आपने क्यों नहीं बताया, ये एक पार्लियामेंट की परंपरा है कि अगर कोई इस तरीके की चीज होती है तो संसदीय कार्य मंत्री को लूप में लिया जाता है, उनको जानकारी में दिया जाता है कि ये चीजें जो हैं इस पर सरकार को भी तैयारी करनी चाहिए, क्या जवाब बनता है। ये तमाम इश्यूज ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं उनको समझाने की कोशिशें होती रही, लेकिन जब वो तर्क से मस नहीं हुए तब लगता है कि बहुत सी ऐसी चीजें हुई जिस कारण जो है उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन इस्तीफे में ये तमाम वो चीजें हैं जो सूत्रों से आई हैं, जो आपने मैंने अभी बातचीत में बताई हैं, लेकिन उनका जो इस्तीफा है वो स्वास्थ्य कारणों से है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था कि जब भी इस बात का खुलासा होगा कि उन्होंने किन कारणों से इस्तीफा दिया तो सिर्फ जगदीप धनखड़ ही बता सकते हैं कि उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया। लेकिन जिस तरीके से वो विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात की है उन्होंने, ये बताता है कि कहीं ना कहीं वो सरकार को लगता था कि आप मुलाकात कीजिए, लेकिन इतनी मुलाकातों के पीछे क्या कारण है ये देखना और समझने के लिए बहुत जरूरी था। तो सेहत वाली मुद्दे में भी दम है, मतलब खराब स्वास्थ्य, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें। हिमांशु, बने रहिए हमारे साथ। तो जो जानकारी कुल मिलाकर है वो ये कि जगदीप धनखड़ को बार बार सरकार की तरफ से समझाया गया, उनसे गुजारिश की गई, लेकिन इसके बावजूद जगदीप धनखड़ नहीं माने। और एक और बड़ी खबर इसी क्रम में हम आपको
दिखा देते हैं इस समय की ब्रेकिंग न्यूज इस मुद्दे से जुड़ी हुई, जिसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि जगदीप धनखड़ ने अचानक जो इस्तीफा दिया वो बिना सूचना के राष्ट्रपति भवन पहुंच गए। शाम का समय था, लिहाजा राष्ट्रपति को तैयार होकर आने में समय लगा। जगदीप धनखड़ ने 25 मिनट राष्ट्रपति का इंतजार किया और तब उनसे मिलकर इस्तीफा दिया। ये भी देखना पड़ रहा है कितना झुकूं, किसके सामने झुकूं, फोटोग्राफर कहां से क्या ले रहा है, कौन इंस्टाग्राम पर डाल देगा, कौन ट्विटर पर डाल देगा, कौन मेरी रीढ़ की हड्डी को तय करने लगेगा। तो मैं बताना चाहता हूं, झुकना और नमस्कार करना मेरी आदत है। ये नहीं देखता सामने कौन है। जगदीप धनखड़ ने ये बात विपक्ष की तरफ से उनका मजाक उड़ाने के जवाब के तौर पर कही थी, लेकिन झुकने की अपनी आदत बताने वाले जगदीप धनखड़ इस्तीफा देने से लेकर उसके बाद तक अपने रुख पर अड़े रहे। उन्होंने पूरी तरह चुप्पी साध ली। हालांकि ये उनके खुद को लेकर दावों से पूरी तरह उलट है। आप जरा गुस्से में थे शायद। आई एम अ मैरिड मैन फॉर मोर देन 45 years। मैं कभी गुस्सा नहीं करता सर, ट्रस्ट मी। आप गुस्सा नहीं करते, दिखाते नहीं, लेकिन बराबर अंदर से करते हो। इस्तीफा देने के बाद जगदीप धनखड़ किसी से मुलाकात भी नहीं कर रहे हैं। हालांकि कुछ विपक्षी पार्टी के नेता उनसे मिलना चाहते थे, मगर धनखड़ ने उन्हें समय नहीं दिया। एनसीपी नेता शरद पवार और शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी कल धनखड़ से मिलने का समय मांगा था, मगर नहीं मिल पाए। इस्तीफा देने के बाद सबको उम्मीद थी कि धनखड़ अगले दिन सदन में आकर अपना विदाई भाषण देंगे, मगर वो अगले दिन ना तो सदन में आए और न ही विदाई भाषण दिया, बल्कि उन्होंने तो इस्तीफा स्वीकार होने से पहले ही सामान पैक करना भी शुरू कर दिया था। इस्तीफा देने के बाद से जगदीप धनखड़ ने चुप्पी साधे हुई है। वो किसी से मुलाकात भी नहीं कर रहे हैं। जगदीप धनखड़ अलग अलग मुद्दों पर अक्सर बेबाकी से बात करते रहे हैं, चाहे वो जुडिशरी का मुद्दा हो या किसानों का मुद्दा। राजनीतिक गलियारों में अब इस बात को लेकर चर्चा है कि क्या इस्तीफा प्रकरण पर भी जगदीप धनखड़ यूं ही बेबाकी से बात करेंगे या चुप्पी साधे रखेंगे। खबर है कि अचानक इस्तीफा देने के तुरंत बाद जगदीप धनखड़ राष्ट्रपति भवन बिना किसी सूचना के पहुंच गए। इस वजह से वहां उन्हें करीब 25 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। सरकार जवाब देना चाहिए, वो क्यों रिजाइन करे, कारण क्या है, इसके पीछे क्या राज है। हमको तो ऐसा दिख रहा है कि दाल में कुछ काला है, नहीं तो उनका हेल्थ भी ठीक है और वो अच्छे हमेशा अपनी वोकैबुलरी को ठीक रखते हैं। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने जो राजीनामा दिया है इसके पीछे क्या है, कौन है और इसका कारण क्या है, देश को बताना चाहिए। इस्तीफा देने के बाद अगली सुबह तक उम्मीद थी कि शायद सरकार उन्हें मनाने के लिए संपर्क करेगी या उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि तब तक सरकार ने यह फैसला ले लिया था कि उन्हें जाना ही होगा। अब उनका हालचाल लेने बीजेपी के लोगों को जाना चाहिए, और सुनने में आ रहा है कोई फेयरवेल भी नहीं हो रहा है। सोचिए आप, फेयरवेल भी नहीं हो रहा है। कम से कम फेयरवेल होता तो हम सब लोग जाते, चाय पीते जाकर के, उन्हें धन्यवाद देते, उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछते, उनका सम्मान होता। जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा देने के बाद चुप्पी साधी हुई है। वो ना तो किसी से मिल रहे हैं और ना कुछ बोल रहे हैं। बेशक धनखड़ ने इस्तीफा देने की वजह हेल्थ ग्राउंड बताया है, मगर विपक्ष इस्तीफे को लेकर तरह तरह के सवाल उठा रहा है। धनखड़ अक्सर अलग अलग मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखते रहे हैं, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो या जुडिशरी का। राजनीतिक गलियारों में अब इस बात को लेकर चर्चा है कि क्या आने वाले दिनों में धनखड़ एक बार फिर बेबाकी से इस पूरे इस्तीफा प्रकरण पर अपनी बात रखेंगे। आज तक ब्यूरो। अब आज की दूसरी बड़ी खबर से आपको खबरदार करने की बारी है, और ये खबर है बिहार में जो वोटर वेरिफिकेशन चल रहा है, जो SIR है चुनाव आयोग का। इसको लेकर आज बिहार से लेकर दिल्ली तक खूब बवाल मचा, यहां तक कि बिहार विधानसभा में जमकर इस पर तू मैं हुई। राहुल गांधी ने इस पर जो बयान दिया है उस पर अलग बवाल है, क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया कि उनके पास चुनावी धांधली के पुख्ता सबूत हैं। चुनाव आयोग ने बिहार में SIR का ऐसा छत्ता छेड़ा है कि पटना से दिल्ली तक सियासत धधक रही है। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान की।
चुनाव की चोरी के इन्हीं आरोपों आशंकाओं में बिहार विधानसभा का सत्र संग्राम क्षेत्र में बदला हुआ है। सदन के अंदर तो आज एक तरफ तेजस्वी उबल रहे थे तो सीएम नीतीश फट पड़े थे। मामला चेयर के भाषण में रोक टोक से शुरू हुआ था। वीरेंद्र जी आप नहीं चुप रहिएगा भाई, नेता विरोधी दल अगर ये व्यवहार होगा क्या आपके लोगों का? तेजस्वी यादव को बोलने का मौका मिला तो मुद्दा एसआईआर का उठा। कल चुनाव आयोग ने बताया था कि 24 जून से शुरू हुए वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण में करीब 52 लाख वोटर्स के नाम कटने का खतरा है, जिसमें 18.67 लाख वोटर्स की मौत हो चुकी है। 26.01 लाख वोटर विस्थापित हो चुके हैं। 7.51 लाख वोटर के पास 2 वोटर कार्ड हैं और 11,000 वोटर्स का कुछ पता नहीं चला है। इसके अलावा 21,36,000 वोटर्स का फॉर्म अभी तक नहीं मिला है, जबकि फॉर्म जमा करने की तिथि खत्म हो रही है। आयोग के इन्हीं आंकड़ों पर तेजस्वी भड़के हुए थे। दोनों उप मुख्यमंत्री सूत्र के हवाले से बयानबाजी शुरू कर दिए कि बांग्लादेशी आ गया, नेपाली आ गया, म्यांमार का आ गया। चुनाव आयोग में हलफनामा दिया है 780 पेजों का। उस 780 पेज में कोई विदेशी, नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमार, घुसपैठे का कहीं भी जिक्र नहीं है। वही विदेशी के वोट से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। वही विदेशी वोट से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। अब तू चुनाव जीत गया। विरोधी दल देख के बात करिए ना। वही विदेशी के वोट से नरेंद्र। तेजस्वी का मुद्दा एसआईआर था। नीतीश अपने मुद्दे पर बोलने लगे। जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अगर चाहोगे तो पहले क्या था? नीतीश अपने चुनावी मुद्दों की बात करने बैठ गए, लेकिन आरजेडी के विधायक ने असंसदीय टिप्पणी शुरू कर दी। वीरेंद्र जी चुनाव में रहिए आप। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। बढ़िया वीरेंद्र जी निकाल बाहर करेंगे आपको हम। अगर आप मना करिए तो निकाल बाहर करेंगे हम। आप क्षमा मांगे पर नहीं, क्षमा मंगवाइए। नेता विरोधी दल क्षमा मंगवाइए तब होगा, नहीं तो हाउस नहीं चलेगा। क्या बोला इन्होंने? ये बात नहीं। हंगामा हुआ, विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई। बाहर आकर तेजस्वी ने कहा कि उनके विधायक ने कुछ गलत नहीं कहा था। तो भाई वीरेंद्र जी ने तो ठीक ही जवाब दिया, किसी के बाप का थोड़ी है सदन। ये सदन जनता का सदन है, जनता के लिए है, तो इसमें आपत्ति की क्या बात है? उनका नाम तो नहीं लिया इन्होंने, ना उनके पिताजी का नाम लिया। इस जुबानी तू मैं से आगे एसआईआर पर आरजेडी का कहना यह था कि एसआईआर चुनाव से पहले क्यों किया गया, फॉर्म भरने में अनियमितता क्यों हो रही है, प्रवासी बिहारियों का वोट क्यों काटा जा रहा है, 11 दस्तावेजों की शर्त क्यों रखी गई, विदेशी वोटर होने की अफवाह क्यों फैलाई गई। अगर कोई बांग्लादेशी है, कोई रोहिंग्या है, कोई बाहरी विदेशी है, तो भारत की, बिहार की चुनाव में कोई विदेशी मतदाता नहीं होगा। आखिर ये किसकी वकालत कर रहे हैं? जब साफ साफ चुनाव आयोग कह रहा है कि हम डोर टू डोर वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो जो भी मतदाता होगा वो रहेगा। लेकिन ये लगता है रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की वकालत कर रहे हैं। उधर राहुल गांधी ने तो पूरी एसआईआर प्रक्रिया का मकसद ही कुछ और बताया। राहुल के मुताबिक कांग्रेस ने कर्नाटक के 1 लोकसभा क्षेत्र के वोटर लिस्ट की पड़ताल की है, जहां वोटर के नाम जोड़ने घटाने का मामला पता चला है। बीजेपी को उसकी भनक लग गई है। एसआईआर के जरिए नए तरीके की गड़बड़ी की कोशिश है। कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहाँ की जाती है, ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहाँ से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। चोरी का फॉर्मेट बदल दिया इन्होंने। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात, ठीक है। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। राहुल गांधी ने तो खुलासा नहीं किया है कि लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में कैसी गड़बड़ी हुई है, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया को लेकर संसद में चर्चा की मांग लगातार की जा रही है। हालांकि बिहार में ये प्रक्रिया अब खत्म होने वाली है। 1 अगस्त को चुनाव आयोग बिहार में पहला ड्राफ्ट रोल लेकर आने वाला है। आज तक ब्यूरो। दरअसल
विपक्ष की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो इसकी टाइमिंग को लेकर उठाए जा रहे हैं कि ऐन चुनाव से पहले आखिर इस तरह की प्रक्रिया को अंजाम क्यों दिया जा रहा है। कुछ सवाल हैं, लेकिन इसके साथ ही सवाल तो ये भी बड़ा है कि क्या वाकई बिहार में ऐसे लोगों की मौजूदगी है जो भारत के नहीं है, जो बाहर के रहने वाले हैं और उनके पास वोटर आई कार्ड है और वो वोट डाल रहे हैं। आज तक की पड़ताल में बड़ी खबर सामने आई है जो हम आपको दिखाते हैं। आज तक की पड़ताल में खुफिया कैमरे पर किशनगंज में हमें ऐसे लोग मिले जो नहीं जानते उनके माता पिता कहाँ हैं। दस्तावेज के नाम पर उनके पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, इसके अलावा कोई दूसरा दस्तावेज नहीं है। दस्तावेज के नाम पर उनके पास आधार, वोटर कार्ड के अलावा कोई दूसरा दस्तावेज नहीं है। बिहार के सीमांचल का जिक्र होते ही दिमाग में बांग्लादेशी घुसपैठियों का ध्यान आता है। बरसों से यहां पर बांग्लादेशियों की घुसपैठ हो रही है, जिसने यहां की डेमोग्राफी को पूरी तरह से बदल दिया है। यहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं और मुसलमानों की आबादी 68% है। किशनगंज की लोकेशन बांग्लादेश से घुसपैठ के लिए आदर्श है, क्योंकि बांग्लादेश सीमा की दूरी यहां से सिर्फ 20 से 25 किलोमीटर ही है। वहीं इसके उत्तर में नेपाल है, यानी यहाँ पर घुसपैठ करने के कई रास्ते हैं। इसलिए यहाँ पर SIR यानी स्पेशल आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट का काम बहुत ध्यान से किया जा रहा है। तो यहाँ पर तो मैं यही नहीं समझ रही हूँ कि आपने इतना सारा नेपाली लोग ढूंढ लिया है, तो बांग्लादेश ये भी नानी दादी बन रही है, ये नानी दादी बन रही है, बुढ़िया हो रही है। इसका आप सोचिए, अब वैसा आदेश है कि क्या करेंगे, सबको लेकर रख दिए हैं। ये आदिवासी को है, इनका भी ऑनलाइन सबमिट नहीं हुआ है। जी नहीं, जी नहीं, इसका कुछ नहीं किए हैं, इसका कुछ नहीं किए हैं। सर तो बहुत सारे हैं, आपके कितने हैं? 27 में मेरे। किशनगंज में 10-20 साल पहले बसे लोग निशाने पर हैं, इसलिए संदिग्ध फॉर्म रोके जा रहे हैं। कुछ लोगों की गुप्त जांच चल रही है। आज तक की टीम ने यहां के कुछ बूथों का दौरा किया और जो हमें मिला वो वाकई चिंताजनक था। कई संदिग्ध वार्डों में आज तक ने ऐसे लोगों से मुलाकात की जिनके पास केवल आधार या मतदाता पहचान पत्र था। तो वोटर आधार कब बनने से? वोटर आधार तो मेला दिन आलो बना जब खाते आधार है तो 2011 वोटर मोटर 5 साल वोटर बन हाँ, ये दूसरा सारा तो कोनो डॉक्यूमेंट नहीं तुम्हारे पास। अब सवाल यह है कि अगर ये लोग यहाँ के निवासी हैं तो फिर उनके पास जरूरी दस्तावेज क्यों नहीं है? जब हमने पूछा तो इसके जवाब ने हमारी आशंका को और बढ़ा दिया, क्योंकि हमें इस बात का कोई भी विश्वसनीय जवाब नहीं मिला। ये बाप दादा मतलब कहाँ था वो हमको भी पता नहीं है, लेकिन हम लोग का जन्म यहाँ का है। उससे पहले कहाँ थे जानकारी हमको मालूम नहीं है, क्यों झूठ बोलेंगे, हम लोगों को मालूम नहीं है। 30 बच्चों हमारा उम्र होगा देखा नहीं हमने। और आधार कार्ड बानलो कबे? आधार कार्ड बनलो तो लगभग 10 বছর। হ্যাঁ, তো কি করে হলো সেটা? কি কোনো স্কুলে গিয়ে হয়েছে না কি করে হয়েছে? এটা তো বললে কেউ বিশ্বাস করবে না। না, আধার কার্ডটা হলো কি করে? তোমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিতে হবে। দিয়েছো, ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়েছো তুমি তোমার? হ্যাঁ, তো যখন মানে কি প্রুফ লাগে এর খেয়াল নাই, আমার আধার কার্ড মানে কি দেখব না এটা বলতে পারবো না আমি। বাবা কোথায়? बाबा डेट चले गए। तो बाबा कहाँ के रहने वाले थे आपके? बाबा का हमको मालूम नहीं है, क्यों झूठ बोलेंगे हमको। तो आपके पापा कहाँ रहते थे आपको नहीं पता? नहीं, हम लोग पापा मानने का 30 साल हो गया, हमारा उम्र हो गया, पापा डेट करने का हो गया, सीधे सीधे बात। आमतौर पर परिवार के पूर्वजों और जड़ों के बारे में सबको पता होता है, लेकिन किशनगंज में ऐसे लोगों की भरमार है जो इसके बारे में कुछ नहीं जानते। पहचान दिए, आधार कार्ड दिए, नंबर दिए, मोबाइल नंबर दिए। যে 11টা ডকুমেন্ট দিয়েছে তার মধ্যে বলছে জমির কাগজ দিতে হবে, পাসপোর্ট দিতে হবে, বা স্কুলের 10-এর সার্টিফিকেট, এগুলো কিছু আছে? आपने सुना कि किशनगंज में रहने वाले ये लोग नहीं जानते हैं कि इनके माता पिता कहां से आए, पूर्वज कहां के हैं। यही नहीं, ये लोग इतना भी नहीं बता पाए कि आधार और वोटर आईडी कार्ड के अलावा इनके पास कोई दूसरा दस्तावेज है भी या नहीं। आधार वोटर কিছু নেই তোমার কাছে? কেন? স্কুলের সার্টিফিকেট,
বলে নাই তো। এখানে যে থাকো বা এখানকার বাসিন্দা বা এখানকার নাগরিক কোনো প্রমাণ নেই, কি করবে তাহলে? নাম কি তোমার? নাম কি? মতিপুর। হ্যাঁ, মতিপুর। এখানে কদিন হয়েছে এসছে? পুরাতন কদিন। কদিন এসছে বলতে পারছো না? जब हमने इनके परिवार से पूछा तो वो बाकियों की तरह आधार और वोटर कार्ड आईडी से आगे नहीं बढ़ सके। जब हमने उनके परिवार से पूछा तो उनके पास आधार और वोटर आईडी तो थी, लेकिन वे कोई दस्तावेज नहीं दे पाए। आज तक ऐसे परिवारों से मिला जो अपने जिलों का नाम तक नहीं बता पाए जहां से वो आए। उनके पास जमीन, बैंक, दस्तावेज या स्कूल के रिकॉर्ड भी नहीं थे। अगर कुछ था तो सिर्फ आधार कार्ड। एक स्थानीय मौलवी ने हमें बताया कि यहां रहने वाली आधी आबादी के पास दस्तावेजों के नाम पर सिर्फ आधार और वोटर कार्ड है। ऐसे में उनके लिए दिक्कत होनी तय है। सर, यहाँ पे कितने लोग हैं या फिर कितने, शायद आप क्वांटिफाई नहीं कर पाएंगे, लोग आपको दिख रहे हैं जिनके पास सिर्फ आधार और वोटर है, बाकी डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं है, मुसीबत का शिकार हो रहे हैं? ऐसे तो बहुत सारे होंगे। गांव में लगभग ये 4-5 वार्ड मिला के गाँव है, ये बैरबन्ना गाँव कहा जाता है। तो मोटा माटी जिसके पास आधार और वोटर है, वोटर आई कार्ड, तो लगभग लोगों के पास है। लेकिन इसके अलावा जो सबूत के तौर पर और वगैरह जो 11 प्रूफ जो मांगे गए हैं हम लोगों से, तो इनमें से शायद ही मतलब किसी के पास होंगे। लगभग मेरे आइडिया से 50% लोगों के पास ये वोटर आधार के अलावा कोई प्रूफ नहीं है, जो हम लोग जमा करने के लिए असमर्थ हैं। दावा यही है कि ये बस्ती बिहार सरकार की जमीन पर बनी है। आज तक को मिले लैंड रिकॉर्ड से भी ये बात साफ होती दिखी। इस बात की तस्दीक पंचायत सदस्य ने भी की। हमें बताया कि साल 2007 से पहले ये लोग यहाँ नहीं रहते थे। मतलब किशनगंज में न सिर्फ सरकारी जमीन कब्जे का शिकार हो गई, बल्कि ऐसे लोगों के आधार और वोटर आईडी कार्ड बन गए हैं जो ये नहीं जानते कि वो कहां से आए। किशनगंज के बेरबन्ना में आज तक ने ये पड़ताल की है। ये इलाका घुसपैठ के हिसाब से पहले ही बहुत बदनाम है और यहाँ का बूथ जो है वो संदिग्ध माना जाता रहा है। हमें मतलब इससे ही किस्मों से बांग्लादेशी की नहीं, अभी आपको कोई पता नहीं चलेगा। कैसे बताएगा? लोग नहीं पता चल सकता है ना, या अभी नहीं पता चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? जैसे कि अभी जो हम लोग निर्देश दिया हमारे वीडियो था, तो कुछ बूथ को कलेक्ट किया, कुछ बूथ को चिन्हित किया। तो उनमें से हमारे यहाँ का भी 3 बूथ चिन्हित है, हमारे यहाँ का भी 3 बूथ चिन्हित है, 14, 15, 16। अच्छा, मतलब ये 3 बूथ चिन्हित है। उसमें निर्देश दिया गया, पहले आप वैसे आवेदन को एक जगह कीजिए, उसकी संख्या बताइए कि जिसका 2003 में यहाँ नाम था, ऑलरेडी नाम था। ठीक है। उसके बाद वैसा हमको फिर मैंने संख्या बताइए, फॉर्म अलग कीजिए जिसका कि माँ बाप का 2003 में नाम था। अच्छा, जैसे हम पुत्र, हमारे पिताजी क्या है, हमारा जन्म उसके बाद हुआ है, तो हमारा वोटर लिस्ट में नाम 2003 के बाद आया, तो इसके लिए माँ बाप का ही डॉक्यूमेंट चाहिए, इसकी संख्या हमको। तीसरा है कि वैसे लोग जिनका माँ बाप का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है। अच्छा, ठीक है। 3 तरीके का अलग करने के लिए कहा है। 2003 में नहीं है, लेकिन अगर वो अब लगाया है तो हो सकता है वो कटिहार से आया हो सकता है पूर्णिया से आया हो, तो वहाँ से भी माँ बाप का लगाएगा वो। हाँ, वैसा को ये कीजिए। और एक और कहा है कि जिसका कोई माँ बाप का कोई नहीं है, जो सिर्फ अपने को वोटर साबित करने के लिए जो 2 गो सर्टिफिकेट लगाना है वो लगाया है, उसको अलग करना है। वही 2 गो वाले पर ज्यादा ये करने से कुछ उसमें आ सकता है। बिहार चुनाव पर एक और बड़ी खबर आ रही है। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान है। सवाल उनसे चुनाव के बहिष्कार को लेकर पूछा गया और उन्होंने कहा कि इस पर विचार हो सकता है। तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया है कि चुनाव बहिष्कार के सवाल पर चर्चा हो सकती है। तेजस्वी ने कहा, हम देखेंगे जनता क्या चाहती है, देखा जाएगा इस मुद्दे पर कि क्या करना है।
पक्ष एक तरीके से इस पर भी आपस में बातचीत कर सकता है कि चुनाव का आप लोग बाइकआउट कर दें कि भाई अपना खुद से लड़ो और जो करना है करो। नहीं, हो सकता है, इस बात पे भी चर्चा हो सकती है। वो हम लोग देखेंगे कि जनता क्या चाहती है और सब लोगों का क्या राय है। अगर ऐसा करना पड़े, जब आप बेईमानी से सब कुछ आप तैयार कर रखे कि उसको इतना सीट देना, उसको इतना सीट देना है, तो चुनाव ही मत कराओ। तो इस पर देखा जाएगा क्या करना। रोहित सिंह हमारे साथ सीधे पटना से जुड़ रहे हैं। रोहित, बड़ी बात है, बड़ा बयान तेजस्वी यादव की तरफ से जरूर दिया गया है, लेकिन दबाव या फिर सचमुच में ऐसा हो सकता है? देखिए, ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव वाकई में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर आज उन्होंने जो बड़ा बयान दिया है कि महागठबंधन पूरे चुनाव का बहिष्कार की भी मतलब के बारे में सोच सकता है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि जिस तरीके से लगातार 3 दिनों में हमने देखा विधानसभा में हंगामा हो रहा है, एसआईआर के मुद्दे को लेकर सदन चलने नहीं दिया जा रहा है, तो कहीं न कहीं विपक्ष के मन में, उनके दिल में इस पूरी प्रक्रिया को लेकर जबरदस्त जो कह सकते हैं आशंका है। और जिस तरीके से वोटर लिस्ट में समीक्षा चल रही है उसको लेकर तेजस्वी यादव ने मोर्चा पहले ही खोला हुआ है। लगातार आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है और बीजेपी को मदद पहुंचाने के लिए सब साजिश रची जा रही है। लेकिन ऐसे में जब तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि चुनाव का ही बहिष्कार उनकी पार्टी या महागठबंधन कर सकता है, तो कहीं न कहीं दबाव की राजनीति भी इसको के तौर पे इसको देखा जा रहा है कि ताकि चुनाव आयोग को एक सख्त संदेश भी दिया जा सके। क्योंकि पटना से लेकर दिल्ली तक, यानी कि बिहार विधानसभा से लेकर संसद तक जो है इस पूरे मुद्दे को लेकर लगातार पिछले 2-3 दिनों से हंगामा मचा हुआ है। श्वेता, बहुत शुक्रिया रोहित सिंह इस पूरी जानकारी के लिए। अब आपको खबरदार करते हैं भारत में धर्म के उस सियासी खेल से जिसके बिना देश की राजनीति अधूरी है। बात अखिलेश यादव से जुड़ी हुई, जहां पर ये तस्वीर सामने आती है कि वो एक मस्जिद में पहुंचते हैं, वहां पर अपने सांसदों के साथ पहुंचते हैं, वहां पर एक बैठक होती है। अब भारतीय जनता पार्टी इसमें तुष्टीकरण ढूंढ रही है और समाजवादी पार्टी इसमें बीजेपी की नकारात्मक पॉलिटिक्स देख रही है। अखिलेश यादव की इस तस्वीर ने यूपी से लेकर दिल्ली तक सियासत की नई किश्त जारी की है। पहले इस तस्वीर से निकले 2 मुद्दों को समझ लेते हैं। पहला मुद्दा, अखिलेश ने मस्जिद में बैठक क्यों की। दूसरा मुद्दा, डिंपल यादव ने मस्जिद में सिर क्यों नहीं ढका। सबसे पहले पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। ये दिल्ली में संसद के पास ही एक मस्जिद की तस्वीर है। इस मस्जिद के मौलवी रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्ला नदवी हैं। मॉनसून सत्र के दौरान नदवी के साथ समाजवादी पार्टी के सांसद इस मस्जिद में पहुंचे थे, जहां की तस्वीर अखिलेश के भाई और सांसद धर्मेंद्र यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की। इस पोस्ट के साथ ही बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। श्री अखिलेश यादव जी अपने को दिखाना चाहते हैं कि मौलाना अखिलेश यादव हैं। तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा करने वाली ये समाजवादी पार्टी है और उसी का ये चरित्र है कि मस्जिद के अंदर सांसदों के साथ बैठ करके और एक यह संदेश देना कि वह मुसलमानों के बहुत बड़े मसीहा हैं। तो मैं यह मानता हूं कि यह उनका एक तरह से गैर जिम्मेदाराना ये कृत्य है। जो आस्था जोड़ने का काम करते हैं हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। अब बीजेपी के कहने से, अब बीजेपी को मीठे से तकलीफ होगी तो मीठा छोड़ देंगे। बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? तो बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी को आप सब जानते हो। बीजेपी का हथियार ही धर्म है। अब सवाल ये कि आखिर इस तस्वीर का सच क्या है। धर्मेंद्र यादव ने जो पोस्ट की उसमें लिखा कि रामपुर के सांसद मोहिबुल्ला नदवी के दिल्ली आवास पर, लेकिन जैसे ही ये साफ हुआ कि तस्वीर मस्जिद की है तो धर्मेंद्र यादव की पोस्ट पर भी सवाल खड़े हो गए। बीजेपी दावा कर रही है कि अखिलेश यादव यहाँ पर समाजवादी पार्टी की बैठक कर रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी इसे एक औपचारिक मुलाकात बता रही है। आप जानते हैं, हमेशा जब भी बात आती है हमेशा ये टिल्ट दिखते हैं इन्हीं लोगों के साथ, नमाजवादियों के साथ।
और मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, उत्तर प्रदेश जनता इन्हें पास से देख रही है, नजदीक से इनके आचरण को देख रही है कि किस ढंग से ये संविधान विरोधी कृत्य कर रहे हैं। हमारे सांसद हैं, इमाम साहब हैं और उनकी पत्नी, हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है, और जो मूल जो हमारे उद्देश्य है और जो हमारे मूल जो प्रॉब्लम है इस देश की, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें करी जा रही है। तस्वीरों को लेकर जारी विवाद पर मस्जिद के मौलाना नदवी की तमाम दलीलें हैं, लेकिन अब वो बीजेपी के अलावा मुस्लिम धर्मगुरुओं के निशाने पर भी हैं। बीजेपी के लोग जो यहाँ आने के लिए कह रहे हैं, बेशक उनके लोग आते रहे, मस्जिद सबके लिए है, कोई भी आ सकता है। सैयद शाहनवाज हुसैन साहब जिन्हें बीजेपी ने जिस शख्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी बीजेपी के लिए लगा दी, उनको पॉलिटिकल सोसाइटी के लिए बहुत दिन से मजबूर कर रही है, लेकिन वो बेचारे फिर भी आते हैं इस मस्जिद में, तो कोई बैन नहीं, किसी के ऊपर भी कोई भी आ सकता है। मस्जिद खुदा का घर है और खुदा की इबादत के अलावा वहाँ पर और कोई काम नहीं किया जा सकता। राजनीति बातें करना, सियासी भाषणबाजी करना या पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग करना, ये सब शरीयत के खिलाफ है, और मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी इस्लाम की नज़र में वो मुजरिम हैं और मुसलमानों के कटघरे में खड़े हैं। मैं मौलाना से मुतालबा करता हूँ कि वो जो है वो तौबा करें और पूरी कौम से माफ़ी मांगें। तस्वीरों का जब सियासी पोस्टमार्टम हुआ तो सवाल डिंपल यादव तक पहुंच गए, जहां डिंपल यादव मस्जिद के अंदर बिना सिर ढके नजर आ रही हैं, जबकि बगल में बैठी समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन अपना सिर ढके हुए हैं। सबसे बड़ा गुनाह उन्होंने किया है, मस्जिद में एक साथ मर्द औरत, महरम गैर महरम जिसको कहते हैं, उनको एक साथ प्रवेश वर्जित है। वहाँ महिलाओं के लिए ऊपर एक सेक्शन है, महिलाएं हमारी बहन बेटियां जब जाती हैं तो वहाँ ऊपर बैठती हैं। वो हमारी श्रीमती डिंपल यादव जी जो आदरणीय अखिलेश यादव की पत्नी हैं, उनको भी साथ ले आकर, जो मस्जिद का मेंबर है जिससे मंदिर में गर्भगृह होता है, वैसे उस मेंबर के पास बिठाया। और सबसे बड़ी बात क्या है, वो अर्थनग्न अवस्था में थी, ब्लाउज में थी। पहले अल्पसंख्यक मोर्चा इस चीज़ का जवाब दिया, वो अपने सर ढक करके गई थी। हो सकता है फोटो के समय में डिंपल जी का सर से दुपट्टा हटिया हो, मैं इस बात को नहीं कहता, लेकिन वो लोगों से मेरी तरफ से सवाल ये भी पूछिएगा कि जब इस देश के अंदर मुस्लिम समाज और उनके धार्मिक स्थल असुरक्षित हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, तब उन लोगों ने क्या किया, इस बात का वो जवाब। डिंपल यादव भारतीय संस्कृति के हिसाब से पूरी तरीके से इस तरह से ड्रेसअप होके आती हैं, इतनी ग्रेसफुल ड्रेसअप होके आती हैं, उनके बारे में तुम ऐसी बात करो, शर्म करो, शर्म करो। मानसिक रूप से दिवाली हो गए, महिलाओं का अपमान करना बंद करो। बहरहाल तस्वीरों को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने 25 जुलाई को जुमे की नमाज के बाद इसी मस्जिद में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। दिल्ली से पीयूष मिश्रा और ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो। अब उत्तर प्रदेश सरकार के एक फैसले से जुड़ा ऐसा विवाद जो कि हाईकोर्ट से निकलकर अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। दरअसल योगी आदित्यनाथ सरकार ने कुछ स्कूलों को विलय करने का फैसला किया और उत्तर प्रदेश सरकार का तर्क ये है कि संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो पाएगा, लेकिन जमीनी स्थिति क्या है उस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज का रुद्रपुर भलुही प्राथमिक विद्यालय, स्कूल के गेट पर ताला लगा है। बच्चे रो रहे हैं, उन्हें पढ़ाने वाली टीचर भी रो रही है। बच्चों की एक ही मांग है कि वो इस स्कूल को छोड़कर कहीं और नहीं जाएंगे। इस वायरल वीडियो को उत्तर प्रदेश में स्कूलों के मर्जर से जोड़ा गया। दावा हुआ कि बच्चे उदास हैं, लेकिन प्रशासन ने जांच की तो पाया गया कि स्कूल मर्जर ना हो, इसके लिए झूठा वीडियो बनाया गया। इस मामले में प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया। महाराजगंज का मामला भले ही झूठा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में स्कूलों के विलय का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। यूपी सरकार ने 50 से कम छात्र और छात्रा वाले 5000 स्कूली छात्रों का आसपास के दूसरे स्कूलों में विलय करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के दूरदराज के इलाकों में ये फैसला किस तरह लागू किया जा रहा है, ये जानने के लिए आज तक ने अलग अलग शहरों में जाकर पड़ताल की। सबसे पहले औरैया चलिए, जहां बिधुना ब्लॉक के एक प्राथमिक विद्यालय, सरैया का उच्च प्राथमिक विद्यालय
कंपोजिट बिखरा में विलय किया गया है। सरैया प्राथमिक विद्यालय में विलय से पहले 21 छात्र पढ़ते थे, जो इस फैसले के बाद घटकर 19 हो गए हैं। यहाँ पढ़ाने वाली टीचर मनीषा दुबे ने हमें बताया कि जिन बच्चों का विलय इस स्कूल में किया गया है, वो अभिभावक अपने बच्चों को यहाँ नहीं भेज रहे। पहले हम प्राथमिक विद्यालय सरैया में थे, वो मर्ज हो के यहाँ यूपीएस भिकरा में आ गया। वहाँ कितने बच्चे थे? वहाँ थे 21 बच्चे, इस साल 19 रह गए। 19 रह गए। अब कितने बच्चे यहाँ आ रहे हैं? अभी एक दिन आए थे 5-6 बच्चे, उसके बाद कोई भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि रोड पड़ता है, दूरी पड़ती, तो गार्जियन भेजने के लिए मना करता है। आपने कहा था गार्जियन से? हम लोग लेने गए, लाने गए, वो गार्जियन से संपर्क किया फ़ोन से भी, पर बच्चे वो गार्जियन से बच्चे भेजने के लिए मना करते हैं। चंदौली की कहानी भी अलग नहीं है। यहाँ के स्कूल में 22 बच्चों पर 2 टीचर पढ़ाते थे, लेकिन नए नियम के तहत इस विद्यालय को 2.5 किलोमीटर दूर कंपोजिट विद्यालय बहादुरपुर से पेयर किया गया। शुरुआत में 2-3 बच्चे अध्यापकों के साथ स्कूल पहुँचे, लेकिन अब एक भी बच्चा पेयर हुए स्कूल में नहीं पहुँच रहा। डेली बाइक से 3-3 बच्चों को, 4-4 बच्चों को ट्रिप में लेके आए, उसमें भी वो एक दिन लाए, लेकिन दूसरे दिन असफल रहे। बच्चे डायरेक्ट बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोग जाएंगे ही नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे। मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि हमको नहीं पढ़ना, जाने दो, घर में बैठ के काम करो, पढ़ने की जरूरत नहीं है। लड़कियों को तो स्पेशली और दिक्कत है, लड़के आ भी रहे हैं, वो भी नहीं, मतलब यही है कि उनका रुझान नहीं आने, उनका ये कहना कि इतनी दूर नहीं आएंगे, फिर टीचर कितने दिन उनको ढो के लाएंगे। सरकार की दलील है कि नई व्यवस्था से स्कूलों के संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा, लेकिन सरकार के इस फैसले को देवरिया में किस तरह से लिया जा रहा है, इसकी भी हकीकत देखिए, जहां 251 स्कूलों का विलय किया गया, लेकिन यहाँ भी बच्चे दूर के दूसरे स्कूल में पढ़ने नहीं आ रहे। यूपी सरकार की इस योजना का विरोध कर रहे लोगों का दावा है कि इससे आने वाले समय में स्कूल ड्रॉप आउट रेट बढ़ जाएगा, सभी को शिक्षा के अधिकार की मुहिम को झटका लगेगा। हालांकि प्रयागराज में स्कूल मर्जर के फैसले ने कई बच्चों को संजीवनी दे दी है। प्रयागराज के दरिया क्षेत्र में हर साल स्कूल बाढ़ से डूब जाता था, जिससे महीनों पढ़ाई ठप हो जाती थी। कई बार तो सड़क किनारे पढ़ाई करवाई जाती थी, लेकिन नए और बड़े स्कूल में मर्जर से बच्चे और उनके माता पिता राहत की सांस ले रहे हैं। वहाँ बाढ़ आ जाता था। बाढ़ में क्या क्या दिक्कतें होती थी? वहाँ पढ़ाई पे अच्छे नहीं कर पाते थे, उसको स्कूल भर जाता था, इसलिए पानी भर जाता था। हाँ, कि पढ़ाई नहीं कर पाते थे सही से। अब यहाँ आगे तो पढ़ाई कर लेते हैं। विद्यालय में डूब जाता है, आगे भी पानी आ जाता है और डूब जाता था। डूब जाता है हर बार, बच्चों को पढ़ाई बर्बाद हो जाती है। अब अच्छे स्कूल में नाम लिखाए तो अच्छे पढ़े। लेकिन सब जगह ऐसा नहीं है। राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज में कई स्कूलों के मर्जर के बाद बच्चों की पढ़ाई अधर में लटक गई है। लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र में भौंदरी प्राथमिक विद्यालय में 2 स्कूलों महेश खेड़ा और मरुई के बच्चों को समायोजित किया गया है, लेकिन हालात ये हैं कि महेश खेड़ा से केवल 4 और मरुई से 5 बच्चे ही स्कूल पहुंच पाए। भौंदरी प्राथमिक विद्यालय के स्कूल पर ताला जड़ चुका है और बाहर अभिभावक परेशान हो रहे हैं। कक्षा 4, कक्षा 5 इन सभी पे ताला पड़ चुका है। ये ताला इसलिए पड़ा है क्योंकि मर्जर की वजह से ये स्कूल बंद हो गया है। कोई संकेत भी नहीं दिया गया, नहीं चाहे हम लोग भी मेहनत करते, बच्चे बढ़ाते, और अचानक ही जो है स्कूल हटा लिया गया। छोटे छोटे बच्चे हैं, लगभग 3 किलोमीटर पड़ता है यहाँ भौंदरी। गली में जंगल है, रास्ता सही नहीं है। वही कक्षा 5 के 2-4 लड़के जा रहे हैं, कोई जा ही नहीं रहा। हमारा बच्चा कक्षा 1 में पढ़ता था, अब बताओ स्कूल भौंदरी चला गया 3 किलोमीटर, और इतनी दूर है कि बताओ हम सुबह ड्यूटी जाएं कि बच्चे को यहाँ छोड़ने जाएं। सरकार की पूरी कोशिश है कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाई जाए और इस कदम से बढ़ेगी भी, लेकिन जमीनी हकीकत शायद कुछ और ही बयां करती है। स्कूल मर्जर की कहानी से कोशिश है कि बच्चों का भविष्य संवर जाए, सुधर जाए, लेकिन मर्जर के बाद से ही बच्चों का वर्तमान चिंतित नजर आता है। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद बहुत चर्चा चल रही है कि कौन नया उपराष्ट्रपति हो सकता है, तो अब एक सुझाव आया है रेवंत रेड्डी की तरफ से, और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो नया उपराष्ट्रपति हो वो दक्षिण भारत से हो। रेवंत रेड्डी की तरफ से, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की तरफ से ये बात कही गई है।
कि उपराष्ट्रपति दक्षिण भारत से हो, उन्होंने बंडारू दत्तात्रेय के नाम का सुझाव दिया है। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक और हरदम रहिए खबरदार।